नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। जतिन त्रिवेदी हैं LKP सिक्योरिटीज से, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, राहुल मेहता हैं सिल्वर एम्पोरियम के MD हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे कॉटन पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब होंगे, MD हैं DD कॉटन के। चलिए, सबसे पहले बात लेकिन चांदी की होगी, क्योंकि कल चांदी में करीब 3,000 रुपए की गिरावट MCX पर देखने को मिली और 4% से ज़्यादा चांदी कॉमिक्स पर लुढ़क गई। हमारे साथ राहुल जी भी है। राहुल जी, मुझे याद है आपने कहा था कि मौजूदा स्तरों पर चांदी में सतर्क रहना चाहिए। उस दौरान चांदी 78,000 के आसपास थी और वहां से देखिए करीब 5,000 रुपए भाव नीचे आ चुके हैं। क्या लग रहा है अब क्या करना चाहिए 73,000 में? अब तो 5,000 रुपए का करेक्शन आ चुका था। आपने कहा था कि करेक्शन आने के बाद ही खरीदे, एक बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। क्या वो गिरावट आ चुकी है या और गिरावट बाकी है? देखने जाए कि जैसे जो मैंने बताया था कि 78 स्तर पे बहुत रिस्की है इन्वेस्ट करना, और चांदी ने 5,000 का करेक्शन दिखाया हुआ है। ये रेट्स पे भी मुझे अभी और भी करेक्शन दिख रहा है, और अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो अभी 20-25% अपना जो इन्वेस्टमेंट करने का, जो उनका 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो 20 से 25 रुपया अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। अगर समझ लो 2 फरवरी 2023 को जब चांदी ने हाई मारा था 72,700 का, उसके बाद में चांदी ने एक महीने में करेक्शन दिया था 10,000 रुपए का, और नीचे में लो आई थी 61,350। सो आप देखने जाए कि पुराने जितने भी स्टैटिस्टिक्स देखे जाए, जब भी चांदी 70,000 के ऊपर गई है वो ज्यादा टिक नहीं पाई है और काफी बड़ा करेक्शन दिया। तो ये 100 रुपए भी मैं इन्वेस्टरों को बोलूंगा कि आपको इन्वेस्ट करना है तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी वेट करिए। कीजिए, छोटा इन्वेस्टमेंट अभी कीजिए, यानी यहाँ से और गिरावट की संभावना बन रही है। राहुल जी, हाजिर डिमांड को लेकर क्या स्थिति है आपके यहाँ? जो स्टोर्स में आते होंगे, क्या डिमांड पहले की तरह है या जो भाव बढ़ गए हैं उस वजह से लोग कम आ रहे हैं खरीदारी करने? कि जैसे अपने लास्ट 10 दिन से देख रहे चांदी रिकॉर्ड स्तर पे थी, तो जो जो बाइंग हो रही है, जो लोगों को कंजम्पशन के लिए बाइंग करनी है, पर्सनल यूज के लिए बाइंग करनी है, वेडिंग सीजन के लिए, वेडिंग के लिए बाइंग करनी है, वो बाइंग में काफी स्लो हुआ था। लोग वेट एंड वॉच कर रहे थे, कि रुक रहे थे कि चांदी थोड़ी नीचे आए तो फिर बाइंग करें। तो अभी जैसे चांदी 5,000 का करेक्शन दिया, तो हमें लग रहा है कि अभी अभी वापस कस्टमर्स का स्टोर पे फुटफॉल बढ़ जाएगा और वापस कस्टमर्स की बाइंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आप बताइए, क्या दो दर्शक है जो मैसेज कर रहे हैं, उनका सवाल ये है कि क्या चांदी 70,000 रुपए नीचे की तरफ आ सकती है? क्या आपको चार्ट देख के, ब्रॉडर चार्ट देखकर बताइए, क्या 70,000 चार्ट पर दिख रहा है क्या आपको? 67,000 तक भी आ सकती है, मगर ये रेटों पे मैं लोगों को सेलिंग की एडवाइस नहीं दूंगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपना 20-25% जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो ये रेटों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। आपसे मेरा ये सवाल था कि 70,000 रुपए तक चांदी आ सकती है क्या? जतिन जतिन त्रिवेदी जी, आपसे मेरा सवाल है कि चांदी 70,000 तक आएगी क्या? तो 70,000 का मार्क जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर है, और वहां तक एक बार के लिए जरूर देखने मिल सकता है चांदी का भाव जो है वो, क्योंकि $25 के ऊपर चांदी का भाव जो है वो क्लोजिंग बेसिस पर टिक नहीं पा रहा है, वीकली क्लोजिंग पर। और गोल्ड जो है उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग है, और मेनली जो बेस मेटल के अंदर जो हमने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखा है, उसके कारण से सिल्वर के अंदर सेलिंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, डेफिनेटली रह सकती है, क्योंकि बेस मेटल्स के अंदर भी जो रुझान है वो पॉजिटिव नहीं है। तो 70,000 का मार्क जो है वो बहुत बड़ा बात नहीं होगा मेरे हिसाब से। 10-11% का जो करेक्शन जो दिख जाता है चांदी के अंदर हायर लेवल से, तो वहां पर थोड़ा सा रिव्यू जरूर करना चाहिए। 70,000 के पास वापस से लेना चाहिए नहीं, लेकिन जिस तरह से आपका जो क्वेश्चन है कि 70,000 का लेवल आ सकता है या नहीं, तो डेफिनेटली आ सकता है। पिछले 2-3 दिनों से जो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है चांदी के अंदर, तो उसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग जो है और थोड़ी बहुत गहरा सकती है। एक तरफ का 70,000 का मूव जो है वो देखने नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है कि पहले एक बार आपको एक बाउंस जरूर देखने मिलेगा। 72,500 से लेके 73,000 के बीच में एक सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पर। यहाँ से एक आपको बाउंस पहले देखने मिलेगा, जो फिर से आपको 75,000 तक एक बार के लिए लेके जरूर जाएगा। जिसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांगली स्टक है बाइंग पोजीशन में। जो इमीडिएट बेसिस पर जो लेके बैठे हैं उनको एक बार मौका जरूर मिलेगा थोड़ा सा पोजीशन हल्का करने का।
मुझे लग रहा है 75,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वहां पर जो है वो डेफिनेटली वहां से फिर से एक बार आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ये मेरा मानना है सिल्वर के अंदर। जी विश्व जी। ओके, अमित जी आप क्या कहेंगे? आपको भी लग रहा है इस तरह की गिरावट आएगी चांदी में? 70,000 के नीचे का लेवल भी दिखेगा, और जिनकी पोजीशन है जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो जून तक वेट करें तो भले ही बीच में जैसा जतिन कह रहे थे कि हो सकता है कि 75 के ऊपर भी जाए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल कमजोर दिख रहा है, क्योंकि पूरे ही बेस मेटल्स में गिरावट आ रही है। आपने कल देखा भी था जिस तरह से एलएमई पे कल सभी मेटल्स गिर रहे थे। तो चांदी क्या 70 के नीचे मौका मिलेगा निकलने का, जो फंसे हुए हैं ऊपर के भाव पर? अमित जी। जी नमस्कार विष्णु जी। देखिए डेफिनेटली हमने बेस मेटल्स में कल ही नहीं, इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से लगातार एक गिरावट का रुख देखा है, जहां पर कॉपर जो है करीबन 3 हफ्ते पहले ही 790 के आसपास था और आज हम 830 के नीचे देख रहे हैं। जिंक और एल्यूमिनियम और लेड में लगातार एक डाउनवर्ड बायस बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में शायद यूएस डेट सीलिंग की जो एक चिंताएं हैं उसको लेकर जो है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता गहरा रही है। इसका असर अब हमें जाकर गोल्ड और सिल्वर में भी दिखाई देना शुरू हुआ है। सेकेंडली, ऑल टाइम हाइस के आसपास, या जिसे हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं, सप्लाई जोन कहते हैं, जो 2070-75 के आसपास स्पॉट गोल्ड में और चांदी में 78,000 यानी ऑल टाइम हाई के आसपास है, वहां से फ्रेश बाइंग का इंसेंटिव नहीं था, तो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो प्राइस करेक्शन है, ये मार्च लो 62,000 से 78,000, जो 16,000 रुपए की बड़ी रैली हमने चांदी में देखी थी, उसका एक रिट्रेसमेंट की शुरुआत है। और ये वेरी मच पॉसिबल है कि 70,000 तक के लेवल हमें दिखाई दें। हो सकता है आने वाले 2 या 3 हफ्तों में ही। तो मैं समझता हूँ कि जो भी ब्रॉड उछाल आए, जैसे जतिन जी ने भी बताया कि 75,000 से 75,500 के बीच आता है, तो वहां पर एक बार अपनी पोजीशन हल्की कर ली जाए, फ्रेश बाइंग अवॉइड की जाए, और जब 70,000 से 69,000 के एरिया में आता है तो दोबारा निवेश के तौर पर एंटर किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्गर टर्म व्यू जो है 80,000 प्लस के, वो अभी भी इंटैक्ट है। ये एक करेक्शन है जो नेक्स्ट कुछ हफ्तों तक प्ले आउट होगी। उसके बाद ऐसा लगता है कि दोबारा तेजी की शुरुआत हो सकती है। के लिए क्या सलाह है जतिन? चांदी को अगर बेचे तो क्या टारगेट और किन स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है यहाँ पर? विश्व जी, इन लेवल पर तो डेफिनेटली सेलिंग का एडवाइस नहीं दूंगा मैं, बहुत ज्यादा 3 दिनों के अंदर। इनफैक्ट आज भी जो मॉर्निंग में जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, तो ये लोअर लेवल्स तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सेलिंग के लिए। मेरा जो लेवल है कंफर्टेबल, जहाँ पे मैं सेलिंग का एडवाइस दूँ, वो रहेगा 75,000 के आसपास। उसके पहले तो मैं एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि सेल करके चलो, क्योंकि बाउंस जो है वो भी इसी स्पीड में रहेगा जिस तरह से स्पीड में गिरावट आई है पिछले 2 दिनों में, उसी तरह से स्पीड में बाउंस भी आएगा। तो 75,000 के आसपास के लेवल्स मिलेंगे तभी सेल करना है। जिनको सेलिंग का रुझान रखना है उनके लिए ये एडवाइस है। जो बाइंग करना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट करें। 73,500 के ऊपर जैसे प्राइसेस ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो वहां से शॉर्ट कवरिंग जो है वो आपको तुरंत 75,000 तक देखने मिल सकती है। सो बाइंग का एडवाइस है 73,500 के ऊपर। ये शॉर्ट कवरिंग रैली रहेगी, फिर से बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक बाउंस बैक जो है आपको देखने मिलेगा, जो 75,000 के आसपास तक लेके जा सकता है प्राइसेस को, और वहां से फिर से डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आएगी, जो फिर से प्राइस आपको 72,000 तक के लेवल्स जो है वो दिखा देगा। 75,000 के बाद जो सेलिंग आएगी उसके बाद। चलिए अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। शुक्रिया, सबसे पहले शुक्रिया आपका राहुल जी, आपने वक्त निकाला और हमें बताया कि किस तरह की स्थिति बन रही है चांदी को लेकर, हाजिर डिमांड की, साथ ही भाव को लेकर भी, जैसा आपने कहा कि 70,000 के नीचे भी भाव जा सकता है। तो अगर आपको खरीदना भी है तो टुकड़ों में खरीदे, धीरे धीरे करके खरीदे। चलिए गोल्ड पर फटाफट से अमित जी बता दीजिए, गोल्ड में क्या करना चाहिए इंट्राडे के लिए? देखिए, सिल्वर के मुकाबले हमने गोल्ड में इतनी गिरावट नहीं आते हुए देखी है, तो हो सकता है कि फॉलो अप सेलिंग हमें गोल्ड में दिखाई दे। अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो भी कल के दिन में देखा जाए तो लगभग 79 से 83 अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच गया था। तो एक ही दिन में काफी बड़ी रैली आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि गोल्ड भी फिलहाल एक सेल की ग्रिप में धीरे धीरे जरूर आ रहा है। तो फॉलो अप सेलिंग के कारण मैं समझता हूँ कि 61,000 से 61,100 के बीच एक रेजिस्टेंस का एक बैरियर बना रहेगा। 60,950 पे सेलिंग करके चला जा सकता है, मेरा मानना है, और 60,500 तक की गिरावट आ सकती है। इस ट्रेड के लिए 61,200 का स्टॉप होना जरूरी है। जतिन, आपकी कॉल क्या है गोल्ड में? विश्व जी, जिस तरह से गोल्ड का मार्केट सेलिंग जो है वो अब्जॉर्ब थोड़ा बहुत करके लेकिन फिर से क्विक बाउंस दे देता है, और कल के दिन में भी बेस मेटल्स और
चांदी, ये जो बेस मेटल का जो पूरा रुझान था, उसके कारण मुझे लग रहा है गोल्ड और जो सिल्वर पर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने मिला है प्रेशियस मेटल पर, और मेनली सिल्वर पर। गोल्ड के अंदर तो मेरा व्यू पॉइंट बिल्कुल भी बेरिश नहीं है। चांदी में वोलेटिलिटी कारोबार जो रहता है वो हमें पता है, साथ ही साथ बेस मेटल की वजह से। लेकिन गोल्ड के अंदर तो मैं बेरिश बिल्कुल भी नहीं हूँ अभी भी। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आ सकता है 60,400 60,300 के आसपास का। तो उन लेवल्स के पहले बाइंग भी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं सेफ साइड रहने के लिए। लेकिन 60,250 60,200 की इस लेवल्स के आसपास मिल जाता है तो वापस से बाइंग का रुझान जो रखना चाहिए, 60,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखकर। इमीडिएट बेसिस पर जो बाइंग का ट्रेड है अवॉइड करें, थोड़ा सा डिप आने दीजिए तब बाय कीजिए, वो वहां पर मैं कंफर्टेबल रहूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। कल की भारी गिरावट के बाद आज भी यहाँ पर दबाव भी दिख रहा है, सारे मेटल्स कमजोर दिख रहे हैं। अमित, कुछ पसंद आ रहा है इस गिरावट में? क्या ये गिरावट और बढ़ेगी कि यहाँ से अब रिकवरी आएगी, खरीदारी लौटेगी थोड़ी? तो जी देखिए, फिलहाल तो मुझे कुछ खास अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है बेस मेटल्स में। जैसे मैंने बताया कि पिछले 2 महीनों से एक्चुअली एल्यूमिनियम और जिंक दबाव में ही है, और कॉपर ने भी फॉलो अप सेलिंग दिखाना शुरू कर दिया है अब। पिछले ही हफ्ते हमने 760 तक के स्तर भी देखे थे, लेकिन हम लगभग 5 से 6% लोअर है वहां से। मैं समझता हूँ अब भी कॉपर में दबाव बरकरार रहेगा। 732 733 एक इमीडिएट बैरियर है कॉपर के लिए, वहां पर मैं बिकवाली की ही सलाह देना चाहूंगा ट्रेंड के साथ चलते हुए 724 के लक्ष्य के लिए, और इस ट्रेड के लिए 735 के ऊपर के स्टॉप होना जरूरी है। जतिन, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में, आज क्या करना चाहिए? कॉपर और जिंक दोनों के अंदर सेलिंग का कॉल रहेगा। कॉपर जो है वो करंट मार्केट प्राइस से 1-1.5 रुपए ऊपर मिल जाता है तो तुरंत सेलिंग करके चल सकते हैं। 729 के पास सेलिंग जोन है मेरा। 732 733 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि जब तक प्राइस 733 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक मेरा व्यू पॉइंट जो वीकनेस का है इमीडिएट बेसिस पर। लोअर लेवल पर 720 780 इसके टारगेट्स के लिए प्लेस करके रख सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए एडवाइस है, अगर शॉर्ट पोजिशन इंटैक्ट है तो खड़े रहिए। काफी हद तक और लोअर लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और पोजिशनली 740 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक काउंटर भी वीकनेस का ही कंटिन्यू ट्रेंड दिखाता रहेगा। बेस मेटल्स के बाद अब बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन पे जो नई रिपोर्ट आई है कॉटन उत्पादन अनुमान का, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, वो फिर से 4 लाख गांठ घटकर अब 298 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अरुण शेख सरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर, लगातार उत्पादन अनुमान कम हो रहा है, सर क्या इसका कुछ फायदा भाव में होगा? क्या आपको लग रहा है कि दाम आगे कुछ बढ़ेंगे, रिकवरी कुछ आएगी घरेलू बाजार में? नमस्कार जी, देखिए सबसे पहले तो ये आप क्लेरिफाई कर दें कि ये उत्पादन का नंबर्स नहीं है, ये प्रेसिंग के नंबर्स है। ये जो भी नंबर्स है ये इनकी प्रेसिंग की ऐसे अनुमान किया जा रहा है कि अप टू 30 सितंबर प्रेसिंग इतनी गांठों की हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये आंकड़े ये हिसाब से गिने जा रहे हैं क्योंकि इनके अपने हमारे जो मीटिंग में कम से कम 10 से 11 एसोसिएशन के लोग हैं, रीजनल एसोसिएशन के हर स्टेट से, जो अपने अपने आंकड़े देते हैं कि इतनी प्रेसिंग हो चुकी है उनके स्टेट के अंदर, और वो हिसाब से सीआई इज एक्यूमुलेटिंग ऑल द डेटा एंड गिविंग टू ऑल द मेंबर्स। तो ऐसा मानना है कि अप्रैल तक की प्रेसिंग लगभग 2.25 करोड़ की हुई है, और हिस्टोरिकली आप देखा जाएगा तो मई जून के अंदर इतनी गर्मी रहती है तो प्रेसिंग की संभावना ज्यादा से ज्यादा होगी तो 50 लाख या 60 लाख गांठ की हो जाएगी, इससे ज्यादा होने की संभावना कम नहीं है। और बची पीछे जुलाई अगस्त में बारिश रहती है, और सितंबर में अगेन हिस्टोरिकली प्रेसिंग 3 से 4 लाख से ज्यादा नहीं हुई है। तो ये सब आंकड़े देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सितंबर एंड तक की प्रेसिंग 298 लाख की होगी। ये क्रॉप का अनुमान नहीं है, ये प्रेसिंग के नंबर्स है। क्रॉप हो सकती है 220 लाख गांठ की है, तो क्रॉप अनुमान आप लोगों ने अब प्रेसिंग के नंबर क्यों जारी कर दिया? हालांकि मैं रिलीज पढ़ रहा था, हमेशा प्रेसिंग के नंबर जाते थे, कभी भी हमने अराइवल्स के नंबर्स नहीं लिए हैं। बट फिर भी ये जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है उसके कारण इस टाइम सीआई ने क्लेरिफाई कर दिया है कि दीज आर ओनली प्रेसिंग नंबर्स। इसलिए मैं आज रिलीज पढ़ रहा था तो रिलीज में प्रेसिंग के नंबर लिखे हुए थे, तो मुझे लगा कि पहले उत्पादन के नंबर आ रहे होंगे और प्रेसिंग के नंबर आ रहे हैं। नहीं। और दूसरी बात ऐसी है जी कि आज जो ये क्या बोलते हैं इसको, सीआई का और सीसीआई का या सीओसीपी का जो डिफरेंस है, ये 2 जगह सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक तो तेलंगाना में डिफरेंस है, पूरी ट्रेड एक तरफ है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के फिगर्स अलग है। उनके फिगर
सबके फिगर्स, लोकल एसोसिएशन जो तेलंगाना के, उनका फिगर है 30 से 31 लाख गार्ड प्रेसिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग प्रेसिंग। तो ये जो 20, 22, 23 लाख का जो ये खड्डा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको देखा जाए कि कहाँ पे मिस्टेक है। सर अराइवल्स क्या बढ़ रहे हैं क्या? अभी तक के जो आंकड़े आए हैं अप्रैल तक के जो अराइवल्स के आप लोगों के रिलीज के हिसाब से 224 लाख गांठ के आसपास रहे हैं, क्या अराइवल्स में तेजी आई है? देखिए अगेन अराइवल्स जैसे सीआई के फिगर्स है वो प्रेसिंग के फिगर है, बट यस अराइवल्स अप्रैल महीने की जो अराइवल्स एज पर सीसीआई इसके अंदर काफी अच्छी अराइवल 20 लाख गांठ की अराइवल हुई है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर। और मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है कि द मंथ ऑफ अप्रैल इट मस्ट बी वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मई और जून में भी मतलब अराइवल्स टोटल दोनों महीने के मिला के 50 लाख की हो सकती है। ओके, और पूरे सीजन में कुल उत्पादन को लेकर अब क्या नंबर हो सकते हैं सर? कुछ बॉलपार्क फिगर आप बता पाए सर? देखिए मेरे हिसाब से लगभग 320 और 25 के बीच में अराइवल्स की अनुमान लगाया जा सकता है। ओके, 320 से 325 लाख गांठ। चलिए अब भाव की बात कर लेते हैं सर। भाव में क्या लग रहा है? भाव को लेकर क्या अनुमान है कॉटन के? अरुण जी, शायद उनके ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन अगर भाव की, अगर आइस कॉटन की अगर बात करें तो यहाँ पर 80 सेंट के करीब और 61,800 के आसपास M6 कॉटन है। सर आपका अनुमान क्या है, आगे भाव किस तरफ जाएंगे कॉटन के? देखिए भाव का कहना बड़ा मुश्किल है विश्वमोहन जी, बिकॉज अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो 6-8 महीने पहले भी मैंने कहा था कि एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन डिमांड, और आज की तारीख में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। अभी गए साल में आप लाख रुपए में भी रुई बिकी थी, बिकॉज डिमांड थी। इस साल आपका देखिए 59,000 का दाम हो गया, डिमांड नहीं है। तो ये कहना कि भाई आगे जाके भाव क्या होएगा ये बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, अगर डिमांड अच्छी रहेगी तो भाव में भी सुधार आएगा, अगर डिमांड अच्छी नहीं रही तो पीछे कुछ भी हो सकता है। ओके सर, कॉटन केक की बात करते हैं। यहाँ पर भी अराइवल्स के नंबर जो दिख रहे थे हफ्ते भर के, वो काफी अच्छे दिख रहे थे, तो उससे दबाव भी बना और आज लेकिन तेजी है 1%। कॉटन केक को लेकर क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग? तो कॉटन केक को लेके, इवन कॉटन केक दो तिहाई कपास के अंदर कॉटन केक होता है, बट इसको ये कहना बड़ा विचित्र है, बिकॉज गर्मी भी इतनी पड़ गई है, इसका यूसेज भी कमती हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से रेंज बाउंड रहा है और अभी भी कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि बाजार एकदम उछल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 100-200 रुपया प्लस माइनस के रेंज में बाजार चलता रहेगा जब तक अराइवल आ रही है। ओके, शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला और समझाया कि क्या स्थिति है। और जो नंबर्स हैं वो उत्पादन के नंबर नहीं है, प्रेसिंग के नंबर्स हैं, लेकिन जो कुल आवक है पूरे सीजन में वो 320 लाख गांठ के आसपास रह सकती है, ये अनुमान अरुण जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से लौटते हैं नॉन एग्री मार्केट की तरफ। क्रूड पर बात नहीं हो पाई थी। अमित जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में? कच्चे तेल के ओपेक के जो नंबर आए थे मंथली रिपोर्ट के डिमांड के, वो तो काफ़ी स्टेडी ही दिख रहे हैं, लेकिन चाइना से को लेकर वो लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्ट है वहाँ की रिकवरी को लेकर। लेकिन अप्रैल के डेटा वहाँ के अच्छे नहीं थे, इंपोर्ट के डेटा। किस तरह की चाल आगे कच्चे तेल में आपको दिख रही है? और ऑप्शन में अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए काफ़ी मिक्स्ड सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पर, और हमने देखा है पिछले 2 सेशंस में गिरावट आई है, खास करके कल के सत्र में। इसका एक ट्रिगर ये भी था कि यूएस से जो जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आए हैं वो उसमें काफ़ी अच्छी उछाल आए, यानी जॉब्स नंबर में थोड़ी बहुत हमें एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोडाउन की अटकलें जो है वो बढ़ रही हैं। इसके चलते ऊपरी स्तरों पे हमने क्रूड में दबाव देखा। ओपेक का जो था काफ़ी न्यूट्रल सा एक मार्केट ने लिया है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म बेसिस अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज में जो प्रेशर है वो क्रूड ऑयल पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथ ही हमने इन्वेंट्री बिल्डअप आते हुए देखा है, कुशिंग जो डिलीवरी सेंटर है वहां पर भी इन्वेंट्रीज बिल्ड हो रही है कच्चे तेल की। तो शॉर्ट टर्म बेसिस कच्चे तेल पे दबाव रहेगा। इसके चलते मैं ऑप्शन में 5,700 का पुट लेने की सलाह दूंगा, 80 के करीब। इसमें 50 का एक स्टॉप होगा और 130 का टारगेट होगा। सिमिलरली जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जब तक 5,870 से 80 के नीचे चल रही है प्राइसेस, तब तक दबाव में रहेंगी। इस वजह से मैं 5840, 5850 पे सेलिंग की सलाह दूंगा, 5740, 5750 के लक्ष्य के लिए। और यहाँ पर 5,920 का एक थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस होगा। तो या तो ऑप्शंस में पुट लेके चला सकता है, या 5840, 50 के करीब फ्यूचर्स में बिकवाली की जा सकती है।
ऑप्शन है यहाँ पर, या तो फ्यूचर्स में बेचे 5,850 में 5,750 के टारगेट के लिए, और नहीं तो ऑप्शन की भी कॉल है 5,700 की पुट आप खरीद सकते हैं 80 रुपए में 130 के टारगेट के लिए। जतिन, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल पर? वीकनेस का ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। वीकनेस जो है वो और थोड़ा सा डीप जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से यूएस डेट क्राइसिस है तो स्लो डाउन का जो अनुमान रहेगा वो और आगे चलते हुए शायद से देखने मिल सकता है। 5920 5930 एक स्टिफ रेजिस्टेंस प्लेस रहना चाहिए। कल के सत्र में जैसे हमने इवनिंग सेशन में वॉलेटिलिटी का कारोबार देखा था, लेकिन एट द एंड इवनिंग में फिर से लास्ट लेट इवनिंग में वापस से गिरावट जो देखने मिली थी, ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स पे ही बंद हुआ था इंट्राडे के। और आज फिर से जो है वो सेलिंग प्रेशर अब्जॉर्ब होते जा रहा है और हायर साइड पे लेवल्स सस्टेन नहीं कर पा रहे। मेरे हिसाब से 58-20-30 के आसपास डेफिनेटली इन लाइन है मेरा व्यू अमित के साथ में। वहाँ पर सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। 5900 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ऑप्शन के जरिए अगर ट्रेड करना है तो इन द मनी वाला 5900 का जो पुट ऑप्शन है उसको ट्रेड करें, क्योंकि 5900 के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस्ड है, तो इसका जो ऑप्शन प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं गिरेगा अगर प्राइजेस ऊपर भी आते हैं तो। 140 से लेके 160 के बीच में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 90 के नीचे रखना है और हायर साइड में 210-220 के टारगेट्स के हिसाब से 1500 का पुट ऑप्शन बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी बनाकर रख सकते हैं। पसंद आर्थिक ग्वारगम अच्छी तेजी अब दिखाने लगे हैं और मसालों में हालांकि रेंज में ही कारोबार हो रहा है, कुछ पसंद आ रहा है एग्री में? अमित जी। जी जी जी, आई थिंक मेरे ख्याल से टर्मरिक हल्दी जो है एक अट्रैक्टिव वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज भी करीबन 100 रुपए की तेजी के साथ ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि 8,000 के करीब के लक्ष्य हमें आने वाले 2 से 3 हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। तो जीरा हालांकि ऑलरेडी काफी रैली हो चुका है, बट अभी कोई फिलहाल वीकनेस नहीं है। अभी भी जो डिमांड है वो बरकरार है, खास करके चीन से भी डिमांड आ रही है। तो मुझे लगता है कि 50,000 के भाव यहाँ पर जून वायदा में क्रॉस हो जाएंगे, बट अट्रैक्शन के तौर पर टर्मरिक का मुझे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी वहां पर दिखाई दे रही है। ज्यादा बेहतर लग रहा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है, यानी हल्दी खरीदारी की सलाह अमित जी की तरफ से। शुक्रिया अमित जी आपका, जतिन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद आपके लिए